हेलो चैंपियंस। सो फाइनली हमारा वो दिन जिसके लिए हमने 2 साल 3 साल 4 साल से तैयारी करी थी, आईआईटी जे एडवांस वाला दिन, वो आज आ गया और आपका जो जे एडवांस का पेपर है वो पूरा संपन्न हुआ। जैसा कि आप जानते हैं कि जे एडवांस का पेपर हमेशा इनोवेटिव होता है। इस बार भी पेपर में थोड़ा सा इनोवेशन था और वो इनोवेशन आप लोगों ने देखा। जिन बच्चों को अगले साल आईआईटी जे एडवांस की तैयारी करनी है या पेपर देने वाले हैं और उसके बाद आईआईटी एडवांस का पेपर देने वाले हैं, उनकी जानकारी के लिए, प्लस जो लोग उत्सुक होते हैं कि पेपर की पैटर्न कैसी होती है, उनकी जानकारी के लिए मैं इस साल के जे एडवांस 2021 के पेपर का पैटर्न आपको बताता हूं। तो बच्चों, पैटर्न में ऐसा था कि जो फर्स्ट पेपर था उसमें सबसे पहले सिंगल करेक्ट क्वेश्चंस थे, 4 सिंगल करेक्ट क्वेश्चंस थे। उसके बाद 6 क्वेश्चंस ऐसे थे जो पैराग्राफ की फॉर्म में थे। 3 पैराग्राफ थे जिसमें कोई लैंग्वेज लिखी हुई थी और हर पैराग्राफ में 2 इंटीजर्स पूछे गए थे। पहले जनरली कॉम्प्रिहेंशंस आते थे तो उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते थे। एक बार आईआईटी एडवांस ने मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन वाले भी कॉम्प्रिहेंशन पूछे, लेकिन इस बार जो पैराग्राफ थे उसमें शॉर्ट थ्योरी थी। जैसा कि मैं भी बच्चों से डिस्कस कर रहा था, देयर वाज ए क्वेश्चन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट और उसको उसमें एक थोड़ी सी लैंग्वेज दे रखी थी, एक बल्ब दे रखा था, उसके अलावा एक कैपेसिटर दे रखा था और उस पे एक छोटे छोटे 2 क्वेश्चन पूछ रखे थे। तो ऐसे क्वेश्चन थे हमारे पास 6, लेकिन उनके जो मार्क्स थे वो सिर्फ 2 मार्क मिलेंगे, यानी कि 6 क्वेश्चन 12 मार्क्स के थे और उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी एज पर द इंफॉर्मेशन गिवन बाय स्टूडेंट्स। यानी 4 क्वेश्चन आपके सिंगल करेक्ट, 3 और -1। 6 क्वेश्चन आपके पैराग्राफ वाले थे, 3 पैराग्राफ थे, हर एक में 2-2 क्वेश्चन थे, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के आपको आंसर भरने थे, इंटीजर उसका आंसर था और 12 मार्क और उसके अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। प्रत्येक क्वेश्चन के 2 मार्क्स थे। उसके बाद है बच्चों मल्टीपल करेक्ट ऑप्शंस जिसमें होते हैं। जनरली आईआईटी के पेपर में वही क्वेश्चंस क्रिटिकल आते हैं और मैंने देखा भी, अभी जो मैंने जितने भी क्वेश्चंस अभी तक मैं सॉल्व कर पाया हूं, देख पाया हूं, बच्चों से चर्चा कर पाया हूं, वो यूजुअल जेई पैटर्न पे ही है। तो देयर आर 6 मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन जिनमें नेगेटिव होने पर -2 यानी कि 2 नंबर की पेनल्टी उसके अंदर आपको मिलेगी। और उसके बाद 3 अपने पास क्वेश्चंस थे, वो थे न्यूमेरिकल टाइप। एक बार मैं जरा मल्टीपल करेक्ट ऑप्शंस के, हाँ, मल्टीपल करेक्ट ऑप्शंस में यदि आपका क्वेश्चन करेक्ट होता है तो आपको 4 मार्क मिलेंगे, इनकरेक्ट होता है तो 2 मार्क की आपको पेनल्टी मिलेगी। 3 क्वेश्चन थे आपके पास न्यूमेरिकल टाइप, करेक्ट हो गया तो 4 मार्क और अगर इनकरेक्ट हुआ तो कोई पेनल्टी नहीं। तो इस तरह से पूरे पेपर में फिजिक्स के 19 क्वेश्चन थे, केमिस्ट्री के 19 क्वेश्चन थे और मैथ्स के 19 क्वेश्चन थे। ये फर्स्ट पेपर की गणित है। सेकंड पेपर में मोरलेस पैटर्न सेम था, बस वो जो शुरुआत के 4 सिंगल करेक्ट क्वेश्चंस थे उनके बजाय वहां पर 2 कॉम्प्रिहेंशन टाइप के क्वेश्चंस थे और उनमें एक में 2-2 क्वेश्चन थे, वो भी सिंगल करेक्ट और एज पर द इंफॉर्मेशन गिवन टू मी बाय स्टूडेंट्स वो सिमिलर मार्किंग थे, 3 और -1। बाकी जानकारी अपने को तब मिलेगी जब ऑफिशियल पेपर अपने पास आएगा और हम लोग एग्जैक्टली देख पाएंगे कि वास्तव में पैटर्न क्या था। पेपर के बारे में अगर बात करें तो मुझे जो बताया गया बच्चों द्वारा, फर्स्ट पेपर में फिजिक्स वाज इजी और सेकंड पेपर में फिजिक्स वाज इजी टू मॉडरेट समवेयर। ओवरऑल पेपर फिजिक्स के लिहाज से स्कोरिंग था और मैं जो अभी तक क्वेश्चंस को रिकवर कर पाया हूं, रिट्रीव कर पाया हूं, रिलायबल की टीम ने जो क्वेश्चंस को रिट्रीव किया है, उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि लगभग अच्छा खासा कवरेज टॉपिक्स का था। हम लोग अभी मेमोरी बेस्ड जो हमारे बच्चों ने क्वेश्चंस को रिट्रीव करके हमको बताया, उन मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस के टेंटेटिव सॉल्यूशंस आपको बताने वाले हैं। इन टेंटेटिव सॉल्यूशंस में बच्चों कई बार क्या होता है कि लैंग्वेज में थोड़ा चेंज आ जाता है, एग्जैक्टली लैंग्वेज वो नहीं रहती जो कि ओरिजिनल थी। कई बार ऑप्शन ऊपर नीचे हो जाते हैं, कई बार जो है बच्चे रिट्रीव करते समय डेटा गलत बता देते हैं। लेकिन बच्चों, इस मेमोरी बेस्ड पेपर बनाने का जो उद्देश्य है, इस समय आपके सामने सॉल्यूशंस लेकर के आने का जो उद्देश्य है, वो आप सबकी जिज्ञासा को जल्दी से जल्दी शांत करने का होता है। इसी उद्देश्य से हम लोग ये मेमोरी बेस्ड पेपर बनाते हैं। जैसे ही ऑफिशियल पेपर आएगा, आपको दोबारा से फिर से हम लोग स्टैंडर्ड सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे। पीडीएफ फॉर्म में भी हमारी साइट पे अवेलेबल होगा और वीडियो फॉर्म में भी अवेलेबल होगा। टिल देन आप ये मेमोरी बेस्ड वाले जो क्वेश्चन है इनको देखिए, समझिए आपके कितने इस हिसाब से मार्क्स आ रहे हैं और यदि आपको लगता है कि हमसे उन सॉल्यूशंस में कोई मिस्टेक हुई है, कहीं ना कहीं आप उसमें वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, तो यू आर फ्री टू कमेंट
इन कमेंट बॉक्स, प्लीज कमेंट करिए, हमारी टीम उन कमेंट्स को देखेगी, चेक करेगी और रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्वेश्चंस के अंदर चेंज करेगी, सॉल्यूशंस में भी चेंज करेगी। तो देर किस बात की है, आइए हम सॉल्व करते हैं IIT JEE एडवांस 2021 का जो मोस्ट अवेटेड पेपर है, जो मेरे ख्याल से IIT के इतिहास में सबसे लेट होने वाला पेपर है। आज दिन तक इतना लेट शायद ही कोई पेपर हुआ हो। उस पेपर को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। हम लोग डिस्कस करेंगे पेपर नंबर 1। हो सकता है क्वेश्चंस की सीक्वेंस थोड़ी आगे पीछे हो, लेकिन आप सब समझ रहे हैं कि इतने शॉर्ट इंटरवल में, अभी इस समय 7 बजे हुए हैं, पेपर छूटने के बाद बच्चों को हमारे तक पहुंचने में लगभग 40-45 मिनट लगे। इतनी देर में हमारी टीम ने लगभग 50% पेपर रिट्रीव कर लिया है। इसके लिए पूरे रिलायबल की जो टीम है, फिजिक्स डिपार्टमेंट स्पेशली, वो धन्यवाद का पात्र है, और स्टूडेंट्स जिन्होंने हमें मदद करी वो भी धन्यवाद के पात्र है। विद इन 1 or 2 आवर विल बी एबल टू रिट्रीव एंटायर पेपर, और हम लोग उसको पूरी तरह से अरेंज कर देंगे जैसे ही ऑफिशियल पेपर आएगा। लेकिन टिल देन चालू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, JEE एडवांस 2021। तो चलो बच्चों शुरुआत करते हैं। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से है, और जैसा कि मैंने आपको बताया था, डेटा में कोई चेंज आ सकता है, क्वेश्चन की लैंग्वेज में कोई चेंज आ सकता है, पर आप क्वेश्चन की आत्मा को समझिए, थीम को समझिए। You have two lenses of focal length 20 centimeter each. One is converging, other is diverging, and the lenses are placed as shown. You have to calculate overall magnification. तो देखो बच्चों, सबसे पहले तो लाइट यहाँ से जाएगी इस तरह से। ये जो ऑब्जेक्ट है ये फोकस के पहले रखा है, इसका मतलब जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल बनेगी, लेंस के पीछे की साइड बनेगी। हम एक बार कैलकुलेशन कर लेते हैं। 1/V1 माइनस 1/ ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर है, इज इक्वल टू 1/f। दिस इज अ कन्वर्जिंग लेंस, सो फोकल लेंथ इज +20। इसको सॉल्व करें, ये उधर जाएगा तो -1/10 बनेगा, सो V1 विल बी इक्वल टू -20। V1 की वैल्यू -20 आ गई। -20 आने का मतलब ये है कि यहां से जब लाइट ऐसे जाएगी, यहां से जब लाइट ऐसे जाएगी तो मुड़ेगी लाइट ऐसे, और लाइट जब यूं मुड़ेगी तो यहां कहीं पर एक वर्चुअल इमेज बनेगी, उस इमेज का नाम होगा I1। अगर हम इसका मैग्निफिकेशन जानना चाहते हैं M1, तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं। वैसे मैग्निफिकेशन की वैल्यू तो मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था, f/f+u, बट ठीक है, हमने V1 की वैल्यू इसलिए निकाली क्योंकि मुझे दूसरे वाले लेंस के लिए भी इमेज की लोकेशन निकालनी थी या मैग्निफिकेशन निकालना था। तो M1 इज V की वैल्यू पता है आपको कितनी है? -2 डिवाइड बाई U। U की वैल्यू -20 और U की वैल्यू है -10, सो मैग्निफिकेशन इज -2। दिस इज -10। सो मैग्निफिकेशन इज -2। अब ये जो इमेज है वो उस वाले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट है। कितनी डिस्टेंस का ऑब्जेक्ट है? 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है। सो फॉर सेकेंड लेंस U2 is -30, U2 is -30, -30, okay. F2 is -20, F2 की वैल्यू -20। हम चाहे तो सीधा मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं। मैग्निफिकेशन M2 is F डिवाइडेड बाय F प्लस U। तो इसका जो मैग्निफिकेशन आता है बच्चों वो आता है 2/5। क्या मैग्निफिकेशन आता है? 2/5। एक मैग्निफिकेशन आ रहा है आपका -2, दूसरा मैग्निफिकेशन आ रहा है -2 नहीं +2, दूसरा मैग्निफिकेशन आ रहा है 2/5। सो नेट मैग्निफिकेशन इज 4/5। M net is M1 into M2, which is 4 divided by 5, which is 0.8। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाता है 0.8। आगे बढ़ते हैं।
तो मैं इस क्वेश्चन को, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स एंड एज एक्सपेक्टेड, मेरी जो लास्ट मैंने 48 आवर्स के लिए आपको प्रिपरेशन की टिप्स दी थी, उसमें मैंने स्पेशली बोला था कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में से लेंस कॉम्बिनेशन पे क्वेश्चन आ सकता है, और आप देख सकते हैं आपके सामने वो क्वेश्चन है। नेक्स्ट, अगला जो क्वेश्चन है दैट इज अगेन लाइक, जैसे कि हो सकता है कि ईश्वर कहीं ना कहीं इंडिकेशन देता है, या कह सकते हो कि बच्चों को इतना समय दिया, उससे एक अनुभव हो जाता है कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। मैंने स्पेशली बोला था 48 आवर्स वाले टिप्स में कि मॉडर्न फिजिक्स का शॉर्ट 10% वेटेज होगा। आपके सामने मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन है, उसमें मैंने बोला भी था कि बोर मॉडल पे क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। तो आपके सामने क्वेश्चन है, एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। ये रेंज ऑफ वाला जो वर्ड है ये वहां नहीं था, ऐसा मुझे बच्चों ने बताया। लाइमन एंड बामर सीरीज वेवलेंथ डज नॉट ओवरलैप, यू नो वो ओवरलैप नहीं करती। लाइमन सीरीज की जो लाइन होती है अल्ट्रावायलेट रेंज में होती है, और बामर सीरीज की जो लाइन होती है विजिबल रेंज में होती है। प्रिसाइसली अगर बात करें तो लाइमन सीरीज की जो लाइन होती है 927 एंगस्ट्रॉम से लेकर 1216 एंगस्ट्रॉम तक होती है, जबकि बामर सीरीज की जो लाइंस होती है अप्रोक्सीमेटली 4000 से चालू होकर 7800 पे खत्म होती है। तो ये दोनों एक दूसरे को बिल्कुल ओवरलैप नहीं करती है। इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है। बामर एंड पाशन सीरीज डू ओवरलैप, दे ऑल्सो डू नॉट ओवरलैप। यहां तो ये करेक्ट हो गया क्योंकि उसमें लिखा हुआ है डू नॉट ओवरलैप, ये दोनों भी ओवरलैप नहीं करती। पाशन सीरीज की जो लाइन होती है 800 प्लस से चालू होती है, और उसके बाद वो काफी हाई वैल्यू तक जाती है। मैंने वो वैल्यू चेक करने के हिसाब से लिखी भी है। पाशन सीरीज की जो वेवलेंथ है 821 नैनोमीटर यानी 8210 एंगस्ट्रॉम से लेकर 18760 एंगस्ट्रॉम तक होती है पाशन सीरीज की लाइन। तो ये दोनों ओवरलैप नहीं करती है, इसलिए ये वाला ऑप्शन गलत होगा। रेंज ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम वेवलेंथ इज 9/5 इन बामर सीरीज। एक्चुअली यहां बामर सीरीज है, तो सबसे पहले तो बच्चों हम लोग बामर सीरीज की वेवलेंथ का फॉर्मूला लिखते हैं। बामर सीरीज की वेवलेंथ का फॉर्मूला होगा RHC इंटू 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। ये बामर सीरीज की वेवलेंथ का जनरल फॉर्मूला है। इफ यू वांट टू कैलकुलेट लैम्डा मैक्स देन 1/λ max when n2 is infinity wavelength is maximum, so 1/λ max is RHC divided by 4. If you want to calculate lambda minimum then 1/λ minimum, उल्टा बोल गया, लैम्डा मिनिमम था ये। लैम्डा मिनिमम तब होता है जब सबसे दूर का ट्रांजिशन होता है। सो दिस इज माय लैम्डा मिनिमम एंड दिस इज माय लैम्डा मैक्सिमम। लैम्डा मैक्सिमम तब आता है बच्चों जब ट्रांजिशन में सबसे कम एनर्जी इन्वॉल्व हो। बामर सीरीज में जो सबसे कम एनर्जी इन्वॉल्व होगी वो 2 और 3 के एनर्जी लेवल में होगी, सबसे ज्यादा होगी इनफाइनाइट और 2 वाले में। सो दिस इज लैम्डा मिनिमम एंड इफ आई वांट टू कैलकुलेट लैम्डा मैक्स, लैम्डा मैक्स के लिए यहाँ 3 डालेंगे आप, तो यहाँ 9 होगा। इसका मतलब 5 RHC इंटू 5 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 9। आप जब इन दोनों का रेशियो निकालोगे तो लैम्डा maximum to lambda minimum will be 9/5, which is absolutely correct answer. Now coming to the last part, D option. The wavelength of Lyman series is of the order of. अब देखो बच्चों ये लैंग्वेज मुझे थोड़ी डाउटफुल है, हालांकि बच्चों ने यही रिपोर्ट करी, आप एक बार खुद जज करना। मेरे हिसाब से लाइमन सीरीज की जो वेवलेंथ होनी चाहिए वो होनी चाहिए 1/λ is equal to 1/λ0 इंटू 1 माइनस 1/n स्क्वायर। ये फॉर्मूला होना चाहिए। लैम्डा नोट 1/λ0 कहां से आया? लाइमन सीरीज में यहां आता है 1 स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। सो व्हेन n इज इक्वल टू इंफिनिटी, लैम्डा नोट इज द शॉर्टेस्ट। व्हेन n इज इंफिनिटी 1/λ0 विल बी RHC। सो मैंने RHC की जगह क्या लिख दिया? 1/λ0। सो दिस वुड हैव बीन द फॉर्मूला। अब अगर मैं लैम्डा की वैल्यू निकालता हूं तो वहां पर ये ऐसा नहीं आएगा, बल्कि 1 माइनस ये कुछ इस तरह से आएगा, लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नोट इंटू 1/1 माइनस इंटू 1 माइनस 1/n स्क्वायर टू द पावर -1। यानी कि ये इस तरह का नहीं है,
यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस है, इसलिए हमने डी ऑप्शन को करेक्ट नहीं माना। हालांकि बाइनोमियल लगाने के बाद n की हायर वैल्यूज के लिए ये करेक्ट आ सकता है। अब एग्जैक्ट लैंग्वेज क्या थी ये तो क्वेश्चन देखकर ही पता चलेगा, बट यदि हम ज्यादा दूर नहीं जाएं, n की वैल्यू 2, 3, 4 लें, तो उनके लिए ये वाला ऑप्शन जो है वो गलत है, इसलिए हमने इसमें डी ऑप्शन को मार्क नहीं किया। दिस क्वेश्चन इज अ फैंटास्टिक एंड स्कोरिंग क्वेश्चन फ्रॉम मॉडर्न फिजिक्स, और जिन बच्चों ने भी इस क्वेश्चन को उठाया होगा मुझे उम्मीद है उनको जरूर ये क्वेश्चन आया होगा, और इस क्वेश्चन को मैं रखूंगा इजी कैटेगरी, मेरे ख्याल से मॉडरेट तक जाने की जरूरत नहीं है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम सेंटर ऑफ मास एज वेल एज लाइक प्रोजेक्टाइल मोशन भी इसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि आपको रेंज निकालनी पड़ेगी। वैसे मोटे मोटे तौर पे ये क्वेश्चन सेंटर ऑफ मास से है। सो देयर इज ए प्रोजेक्टाइल मोशन जिसके अंदर आपको रेंज पता है, रेंज निकाल लेते हैं बच्चों, ये अपना फेवरेट 45 डिग्री एंगल है। रेंज का वैल्यू होगा u स्क्वायर यानी कि 50 साइन 2 थीटा यानी कि 1 डिवाइड बाय g यानी कि 10, सो रेंज इज 5, दिस इज 5। ओके, सो नाउ दिस डिस्टेंस इज 5। अब इसमें क्या बोला जा रहा है, एट द मैक्सिमम हाइट इट ब्रेक्स इनटू 2 आइडेंटिकल पार्टिकल्स। ये हमारा क्लास इलस्ट्रेशन होता है, और मतलब इतना आसान क्वेश्चन है ये। हर टीचर जनरली जो प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ाता है इस तरह के क्वेश्चन क्लास इलस्ट्रेशन में देता है, एंड दिस वाज अमंग द एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कि भाई अगर मान लो काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन में से कोई क्वेश्चन आता है तो प्रोजेक्टाइल पे वो आ सकता है। तो ये क्वेश्चन जो है ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में से भी था और बहुत कॉमन क्वेश्चन है, पहले भी पास में जेईई में इस तरह के क्वेश्चन आ चुके हैं। आप जानते हैं कि यदि कोलिजन हवा में होता है या कोई भी एक्सप्लोजन हवा में होता है तो सेंटर ऑफ मास का जो मोशन है वो नहीं बदलता। क्यों नहीं बदलता? क्योंकि सिस्टम के ऊपर जो फोर्स लग रहा था ग्रेविटी, वो पहले भी लग रहा था, अब भी लग रहा है। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास तो यहीं पर गिरेगा। आपको बोला जा रहा है कि इसके 2 हिस्से हो गए, एक पार्टिकल यहीं टपक गया। अगर इसका मास कैपिटल M है तो बोला जा रहा है m/2 का जो मास है वो यहां आ गया। तो हमें बताना है कि जो नेक्स्ट m/2 होगा वो कहां होगा। टू कीप सेंटर ऑफ मास एट द सेम पोजीशन, जिस पोजीशन पे आपका सेंटर ऑफ मास था पहले उसी पोजीशन पे अगर उसको रखना है, यानी कि जिस पोजीशन पे सेंटर ऑफ मास आना है वहीं पर अगर उसको रखना है, तो सेकंड वाले पार्टिकल को हमें कहां गिराना चाहिए वो हम लोग यहां से चेक कर सकते हैं बच्चों। दिस डिस्टेंस इज 2.5, so this distance has to be 2.5. Why? Because internal forces cannot change the motion of center of mass. Internally विस्फोट हुआ, उसके 2 हिस्से हुए, लेकिन बच्चों सेंटर ऑफ मास तो उसी बात पे चलता रहेगा जिस पर चल रहा था। तो एक तो ये ऑब्जेक्टिव तरीका है इसका, फट से आंसर कि एक टुकड़ा यहाँ तो दूसरा टुकड़ा वहां होगा क्योंकि दोनों बराबर है। दूसरे टुकड़े की लोकेशन पूछी है 7.5 मीटर, इसमें पूछा है कहां से, तो फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन आपको बताना इट इज 7.5। और एक तरीका है, आप लोग सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला लगा सकते हो, m/2 इंटू 2.5 इसका सेंटर ऑफ मास, प्लस अगला m/2 इंटू x जो आप जानना चाहते हो, डिवाइडेड बाय टोटल m इज इक्वल टू 5। दिस कैन बी अल्टरनेट मेथड जिसमें आपने फॉर्मूला लगाया m1r1 m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m1 प्लस m2 इज इक्वल टू xum। तो ये जो आपका सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ गिरना है, और यहाँ गिरने के लिए आपने उसका कोऑर्डिनेट लिख दिया 5। सॉल्व इट, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x। नाउ दिस क्वेश्चन इज अगेन इन इजी कैटेगरी, मैकेनिक्स का एक क्वेश्चन है, और जैसा कि मैंने उम्मीद करी थी कि मैकेनिक्स का वेटेज लगभग 30% रहता है, लग रहा है कि मैकेनिक्स इस बार भी उसी के आसपास पहुंचेगी। टोटल 25 से 30% वेटेज का मुझे अंदाजा लग रहा है। अभी तक जो क्वेश्चंस हम लोग रिट्रीव कर पाए, आरबीडी का क्वेश्चन मैंने देखा, एक क्वेश्चन ये देख लिया, अभी और देखते हैं और क्वेश्चंस हम लोगों को मिलेंगे। तो चलिए, इसका करेक्ट आंसर है 7.5। क्वेश्चन इजी कैटेगरी और टॉपिक का नाम है सेंटर ऑफ मास।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम मैग्नेटिक फील्ड एंड फोर्स। जैसा कि मैंने आपको फिर मैं याद दिला दूं, अगर आप वीडियो देखना चाहें तो देख सकते हैं। 48 आवर्स वाले वीडियो में भी स्पेशली बोला था कि सर्कुलर मोशन पे क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, सर्कुलर और हेलिकल। आप देख सकते हैं बहुत ही इजी क्वेश्चन जो जेईई एडवांस पहले भी पूछ चुका है, वो फिर से आपके सामने है। दिस इज इजी क्वेश्चन फ्रॉम मैग्नेटिक फोर्स चैप्टर। You have two particles, one is sulfur which is singly ionized, the other is alpha particle which is doubly ionized. They are projected normally in a uniform magnetic field. जब आप उनको uniform magnetic field में भेजते हैं, they are accelerated through same potential difference. तो उसका जो linear momentum होगा वो होगा √2 q delta v। हम लोग लिख सकते हैं ना हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू q डेल्टा v। तो मैंने कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी, m इंटू v चाहिए, हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू q डेल्टा v। मिस्टेक कर दी ना, एक m से इधर और एक m से उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे mb आएगा इंटू m डिवाइडेड बाय qb। दिस इज mb एंड दिस इज qb। यहां से निकाल लिया मैंने mb, एक m यहाँ मल्टीप्लाई किया, एक m वहां मल्टीप्लाई किया, सो m इंटू b की वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट ऑफ 2q डेल्टा v इंटू m डिवाइड बाय qb। मैग्नेटिक फील्ड इज सेम फॉर बोथ, राइट? डेल्टा v इज सेम फॉर बोथ, मास इज डिफरेंट फॉर बोथ। इसका मतलब रेडियस जो है वो प्रोपोर्शनल आने वाली है बच्चों √m डिवाइडेड बाय q के। चेक करिए √m डिवाइड बाय q के आती है कि नहीं आती। अगर मैं सल्फर के लिए रेडियस निकालना चाहूं, सल्फर, तो सल्फर का मास होता है 32 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन अप्रोक्सीमेटली। तो 32 सल्फर का A, मुझे केमिस्ट्री ज्यादा नहीं याद अभी, तो सल्फर का A 32 होता है। चार्ज सिंगली आयनाइज बताया जा रहा है, तो इसकी रेडियस में आ जाएगा √32/1। और अल्फा पार्टिकल की जो रेडियस होगी, अल्फा पार्टिकल की रेडियस में मास आएगा आपका 4, है ना, ये भी स्क्वायर रूट में आएगा, वो भी स्क्वायर रूट में आएगा, और चार्ज आएगा 2। ठीक है बच्चों, तो आप देख सकते हैं कि ये आ गया √16 विच इज 4। फैंटास्टिक आंसर, क्लियर कट चौका, 4 आंसर है इसका। और क्वेश्चन भी बहुत आसान है, जिस बच्चे ने इस क्वेश्चन को उठाया होगा जरूर हुआ होगा। और एक और स्कोरिंग क्वेश्चन पेपर 1 में।